ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। प्रधानमंत्री का मेगा इंटरव्यू न्यूज 18 के साथ, नेटवर्क 18 के साथ, उसी पर हो रही है बातचीत। तीसरे फेज के मतदान से पहले पीएम मोदी का यह धमाकेदार इंटरव्यू न्यूज 18 ने किया और इस इंटरव्यू में जिस तरह पीएम मोदी ने एक के बाद एक तगड़े प्रहार कांग्रेस पर किए हैं, उनसे सियासत और गर्म होती नजर आ रही है। मेनका, सियासत सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों में ही गर्म नहीं होगी, बल्कि कर्नाटक में भी गर्म होगी और इसके पीछे की कहानी भी हमको समझना होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने कर्नाटक पर कई चौंकाने वाले प्रहार किए हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वहां की जनता कांग्रेस को सत्ता में बिठाने के बाद अब पश्चाताप कर रही है। सीधे तौर पर कर्नाटक सरकार को पीएम मोदी ने निशाने पर लिया। बिल्कुल, और पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस में कई लोग खुद को सीएम मान रहे हैं, वहां कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और बम ब्लास्ट हो रहे हैं। बेंगलुरु पर भी पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है, सुनिए और क्या कहा प्रधानमंत्री ने। Regarding the guarantee schemes in Karnataka, Congress promised 5 guarantees, and they, after coming to power, they delivered that one. They, as per their promise, they are delivering that one. Now, whereas in BJP is more, in the last election you lost there, only 66 seats you were able to win there, BJP able to win there. Now again येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं, क्या है? नंबर 1, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बढ़ा है, लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। अब कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हो। जब हमने कहा कि भाई हम इन लोगों को आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे, फिर इफ एंड बट लगा करके उसमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अभी जब हमने कहा कि हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के व्यक्ति होंगे, इनको आयुष्मान कार्ड देंगे, मतलब देंगे। आप में ये हिम्मत होनी चाहिए। उन्होंने किसानों की जो योजना थी वो रद्द कर दी, किसान सम्मान निधि। कोई कारण नहीं है इस प्रकार से करने का। अब आप कोई सोच सकता है, जब बेंगलुरु दुनिया में हमारा बहुत बड़ा देश की इज्जत बढ़ाने में बेंगलुरु का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में जब जाते हैं ना, तो बेंगलुरु कहते ही ऐसा लगता है वो जैसा परिचित है। टैंक हब के रूप में जाना जाता था, आपने देखते ही देखते उसको टैंकर हब बना दिया और टैंकर में भी माफियाशाही चल रही है। पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर ये जो हालत उन्होंने कर दी है, अब युवाओं की स्कॉलरशिप आपने संख्या भी कर दी, अमाउंट भी कम कर दी, यानी एक के बाद एक आपने ऐसे नेगेटिव काम किए हैं। जिन मुद्दों को लेकर के वोट मांगा, उन मुद्दों को आप वोट दे नहीं पा रहे हैं। अच्छा, डेप्यूटी सीएम वो अपने भाई के लिए वोट मांग रहे हैं और वो खुद सीएम बन सके इसलिए सब खेल खेल रहे हैं। वो सीएम से हटे इसके लिए भी खेल खेले जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो कर्नाटका को लेकर कई गंभीर आरोप कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री ने लगाए और इन्हीं का जवाब प्रियंका गुप्ता से सीधे लेंगे। कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में। मनीष राय भी आरएसएस प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन पहले प्रियंका गुप्ता आपसे ये सवाल, कर्नाटक गवर्नमेंट पर सीधे सीधे हमलावर हैं प्रधानमंत्री। देखिए, मुझे लगता है कि अभी रिसेंट का केस है कर्नाटक में जो भारतीय जनता पार्टी के एलान है, जिनके साथ उनका गठबंधन है, आज वो महिला के विकृत यौन जो वीडियोस हैं वो सामने आ रही हैं। उस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता कहेंगे। सरकार आपकी है, वो भाग कैसे गए? जी, सरकार आपकी है, प्रदेश आपका, ये हो कैसे गया? नहीं तो ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी दे, इनके लाए हैं ये जवाब देना। नहीं, सरकार तो आपकी है ना, व्यवस्था तो आपकी है, प्रशासन कांग्रेस की है। नहीं, ये तो देखिए, ये सरकार का चलिए, काम है। अब आप इस पर नहीं बता पाएंगी। कानून व्यवस्था, पानी की समस्या, वो भी बेंगलुरु जैसे शहर में, कई और गंभीर आरोप लग रहे हैं। कम से कम आज 2 शब्द बोलेंगे, मुझे लगता है कि महिलाओं पर जो महिला सुरक्षा। और मैं आपको बता दूं, मैं उत्तर प्रदेश में बैठी हुई हूँ और उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 है। कानून व्यवस्था की अगर बात करेंगे तो लगभग 80,000 महिलाएं उत्तर प्रदेश में जब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था गायब हो गई। 184 से ज्यादा एसिड अटैक हुए हैं। ये है महिलाओं की हालत। और अगर मैं पुरानी तरह पुराना याद प्रियंका जी, प्रियंका जी, ये सारी बातें जो आप गिना रही हैं, ये आप 2019 में भी रख चुकी हैं, पब्लिक फोरम में 2022 में भी रख चुकी हैं, और इसी मुद्दे पर जनता ने बार बार आपको नकारा और योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर मुहर लगाई, तभी तो उनको सत्ता में बिठाया। मनीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मनीष जी हमारे साथ हैं, आरएसएस विचारक हैं। मनीष जी, जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से ये लगातार पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही कि तीसरी बार अगर ये सत्ता में आते हैं तो संविधान को खत्म कर देंगे, देश खतरे में चला जाएगा, आरक्षण को खत्म कर देंगे, क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी आरक्षण के मसले पर खुलकर अपनी बात रखनी पड़ी और कहना पड़ा कि आरक्षण को कभी कोई खत्म नहीं कर सकता? अलबत्ता यही ओबीसी और एसटी का हक छीनकर अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में बांटना चाहते हैं। अमित शाह को भी मुखर होकर बोलना पड़ा, और आज तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी इस पर बयान दिया कि आरक्षण पर भ्रम फैलाया जा रहा है, आरक्षण को कभी कोई खत्म कर ही नहीं सकता है। बिल्कुल, देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने भी और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस चीज को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि आरक्षण को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। और आरक्षण, जो संविधान हमारे निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उस समय भी कहा था कि योग्यता और आरक्षण दोनों एक दूसरे के पहलू हैं और दोनों को एक सिक्के पे तौलना, मेरे को लगता है, बहुत एक तरह से भ्रम फैलाने वाली स्थिति होगी। विपक्ष ने पहले भी बिहार में भी भ्रम फैलाया और ये हर चुनाव के समय में ये इनका एक हथकंडा है कि आरक्षण खत्म किया जाएगा और ऐसा होगा तो वैसा होगा। जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उनका भाषण अभी आप कुछ एक क्लिपिंग सुना रहे थे तो मैं बड़े ध्यान से सुन भी रहा था, और उन्होंने एकदम सही बात की है कि जब जब चुनाव आता है तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। अभी प्रियंका जी उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर रही थी, तो प्रियंका जी को वो आंकड़े भी देने चाहिए कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, आज वर्तमान में क्या स्थिति है, माफियाओं की क्या स्थिति है और कितने माफिया निपट गए, उसकी भी स्थिति देनी चाहिए। और आज हमारी माताएं और बहनें रात के 10-11 बजे बहुत स्वच्छंद रूप से विचरण करती हैं उत्तर प्रदेश में, सांस ले पाती हैं, जो शाम 7 के बाद नहीं घूम पाती थी उत्तर प्रदेश में। तो मुझे लगता है विपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है और कोई हथकंडा नहीं है, तो भ्रम फैलाना इनका काम है। और संविधान अगर खत्म करना होता तो मैं ये पूछना चाहता हूं प्रियंका जी से और सारी विपक्षी पार्टियों से कि संविधान जब नेहरू जी ने बदला, जब संविधान इंदिरा जी ने बदला, जब संविधान राजीव जी ने बदला, तब ये लोग कहां थे? तब संविधान का ख्याल नहीं आया था। जब इनकी भी सीटें 400 से ऊपर आई थी तब संविधान खतरे में नहीं आया था। आज अगर कोई सरकार जनमत को लेकर, पूरे संग्रह को लेकर जनता उनके साथ है तो इनको संविधान का बड़ा ख्याल आ रहा है। इसके पहले कभी संविधान का ख्याल इनको कभी नहीं आया था। ठीक है, मनीष जी बने रहे हमारे साथ। संजय राणा जी, आप अभी बता रहे थे कि कैसे कब कब कोशिश हुई कि ओबीसी आरक्षण में बंटवारा कर दिया जाए। ओबीसी के लिए जो आरक्षण रखे गए हैं वहां पर धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति को जगह बना दी जाए। कब कब कैसे कैसे कोशिश की गई, बताइएगा। मैं 30 से 40 सेकंड में कोशिश करूंगा कि विस्तार पूर्वक समझा सकूं। देखिए, काका केलकर की जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी 1953 में बनी थी, रिपोर्ट आई थी 55 में, नेहरू जी ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। मंडल कमीशन 1980 में आया था, उस पर इंदिरा जी और राजीव जी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और मालूम है कि 7 तारीख को 1990 में दिसंबर में वीपी सिंह ने लागू किया था। अब मैं आता हूँ रंगनाथन कमेटी 2006 का जो मुद्दा है। देखिए, रंगनाथन कमेटी का सिफारिश थी कि मुसलमानों को सरकारी नौकरी में
15% आरक्षण दिया जाए और 6% आरक्षण ओबीसी का छीन करके मुसलमानों को दिया जाए। इसका गठन किसने करवाया था? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। चच्चर कमेटी की रिपोर्ट कैसे बनाई गई थी ये बताइए। आप कोई कमेटी बनाते हो तो एक वर्ग के लिए कमेटी क्यों बनाते हो? पूरे समाज के लिए कमेटी क्यों नहीं बनती है? तो समाज के लिए बनी थी, इसको इंप्लीमेंट करना चाहते थे। अभी आपने आंध्र प्रदेश की बात की थी। आंध्र प्रदेश में 4 बार कांग्रेस कोशिश की थी, उसके हाई कोर्ट ने उसको स्पंज कर दिया था 4 बार। संयुक्त आंध्र प्रदेश हुआ सकता। आज की हम चर्चा करें तो कर्नाटका में 4% आरक्षण मुसलमानों को ओबीसी का कोटा काट के दिया गया है। और हम बंगाल को शायद भूल रहे, बंगाल में भी आज के दिन में ओबीसी और एससी का आरक्षण काट के मुसलमानों की, यानी कि जो लोग डरा रहे हैं कि आरक्षण बीजेपी वाले खत्म करने वाले हैं, दरअसल वही आरक्षण में सेंधमारी कर रहे हैं और यही क्लियर करने की कोशिश प्रधानमंत्री की है। छोटा सा ऐड करता हूं। सब लोग बोलते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। आलोक जी, अखिलेश यादव का ये कहना है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की छाप है कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर। आप अपनी बात रखिएगा जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप है। हकीकत ये है कि ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि हिटलर की सरकार में सिर्फ एक मिनिस्टर हुआ करता था प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और आपकी पूरी की पूरी सरकार ही प्रोपेगेंडा फैला रही है। सर मैं इसका आंसर देता हूं अखिलेश जी। आलोक जी से सवाल है। तो इसमें ये दिखाती है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पर्सनल लॉ की बात करी गई है। मुस्लिम लीग के भी जो मैनिफेस्टो आता था पहले, उसमें भी पर्सनल लॉ की बात होती थी। तो जब भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का देश में लागू है तो पर्सनल लॉ का यहाँ पर क्या स्थान रह गया है? एक ही कानून सबके लिए होना चाहिए, उसी कानून पर बात करनी चाहिए। पर्सनल लॉ ला करके एक तरह के तुष्टिकरण की बात की गई है। राहुल गांधी जी का एक इंटरव्यू और वहां पे रैली पर दिया हुआ भाषण बहुत ही प्रचलन में है, जिससे उन्होंने कहा कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कराएंगे और सामाजिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वेक्षण करा करके हम इसको अल्पसंख्यकों में बांटेंगे। तो यह एक तुष्टिकरण की बहुत बड़ी बात है कि हमारी कमाई हुई संपत्तियों को, जो तमाम बहुसंख्यक वर्ग की संपत्तियां हैं, उनका आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे और उसको जो है सरकार जब्त करके मुसलमानों में बांटेगी। ये स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी ने कहा है। उससे एक हाथ आगे बढ़ करके जो उनके खास उनके सलाहकार है सैम पिट्रोडा, जो राजीव गांधी के भी सलाहकार होते थे और जो मनमोहन सिंह के भी सलाहकार थे, उन्होंने कहा है कि हम हेरिटेज टैक्स लगाएंगे, इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे, यानी कि हम विरासत पर टैक्स लगाएंगे, यानी कि नहीं लगाने की बात नहीं की, लेकिन चर्चा की बात जरूर की। हाँ, लगाने की बात नहीं की, चर्चा की बात जरूर की, जिसकी वजह से विवाद है। लौटेंगे आलोक जी आपके पास। प्रभात त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं देखिए मेनका जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं, जो ये सब विवाद छिड़ा है, मैं ये पूछना चाहता हूं प्रियंका से कि आखिर आप 6 दशक तक आपने इस देश में राज किया और सारी चीजें आप कर सकती थी उस समय। आप जब सत्ता में थे आपने क्यों नहीं आरक्षण दिया? अब आप सत्ता में आना चाहते हैं, फिर बरगलाना और भ्रम फैलाना चाहते हैं। आप सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात क्यों नहीं करते हैं? जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी करती है। आप, ये देश सबके साथ बना हुआ है, हर समाज के साथ, हर वर्ग और हर भाषा से लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे वो हिंदी पट्टी हो। अब हर रीजनल पार्टी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वो तुष्टिकरण की बात करते हैं, कभी कोई सॉफ्ट हिंदुत्व और हिंदुत्व में अभी अयोध्या जाने का प्लान चल रहा है। जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब ये लोग कहां चले गए थे? जब निमंत्रण दिया उन्होंने ठुकरा दिया। नहीं, अभी खबर आ रही है कि प्रियंका जी जाना चाहती हैं और साथ ही राहुल गांधी भी। प्रियंका जवाब देना चाह रही हैं, जी बोलिए प्रियंका। लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सपोर्ट करने के लिए एक आरएसएस विचारक भी बैठे हुए हैं, उसके साथ में एक एनालिसिस करने के लिए। नहीं, ये आप हमेशा आरोप लगाती है पत्रकारों पे प्रियंका जी, आप ये हमेशा आरोप लगाती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप पत्रकारों पे आरोप लगाती हैं। अरे आप बताइए कि आपने ये सब क्यों किया और अब आगे करना चाहेंगे? पहले भी कर सकते थे। उनको जवाब देने दीजिए। नहीं, आरोप पे मैं बोला हूँ, आरोप पे वो आदत में आ रही है। गलत अपने आप पर ले रहे हैं। मैंने तो आरएसएस विचारक के बारे में बात कही, मैंने यहाँ पे जो एनालिसिस कर रहे हैं उनके बारे में बात कही। प्रियंका जी पहले अपने डाटा करेक्ट कर लीजिए। 2018-19 से लेके आज तक आपके डाटा नहीं बदलते, आप उसी डाटाओं को रिपीट करते रहती हैं। इसके बेस पर भी आप चुनाव नहीं जीत पा रही, तो आप क्लियर कर लीजिए पहले। ठीक है, प्रियंका जी को सवालों का जवाब तो दे रहे दीजिए। प्रियंका जी बोलिए।
मैं ये पूछ रही हूँ कि अब तक आरक्षण दे कौन रहा था? सरकारी नौकरियां जो दे रहा था वो आरक्षण दे रहा था, और इस देश में सरकारी नौकरियां लगातार दी जा रही थी। अब आप बताइए आपने कितनी सरकारी नौकरियां दे दी? 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया वो तो झूठा निकला। आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे लोगों को सिर्फ और सिर्फ भर्ती कर रहे हैं, जहां ना उनकी जॉब की कोई गारंटी है, ना ही उनको किसी तरह की कोई सुविधाएं मिल रही है, और आरक्षण 2014 से बज रहा है, टेप रिकॉर्ड कांग्रेस 2014 से बज रहा है, हर इलेक्शन में यही बजता है। इसको हम लोग सुन के आदी हो गए हैं। आप ही बोल लीजिए, फिर आप ही बोल दीजिए। भाई 4 लोग मिलके नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं तो मेरे बोलने के बीच में आप बोल रहे हैं, मतलब फिर भी आपको समझ एक ही टेप रिकॉर्ड बजा रही है हर चुनाव में, आप उसी टेप रिकॉर्ड पूरी करिए प्रियंका जी जल्दी से। जी घिसा पीटा लाइन यूज करेंगी तो बार बार आपको वही चीजें सुननी पड़ेगी। ठीक है, एक एक कर। ओके, सब लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज। प्रियंका जी अपनी बात पूरी करिए। प्रियंका जी, तो हकीकत ये है कि तुम लोग पूरी तरह से फेल हो चुके हो, तुम्हारा एजेंडा फेल हो चुका है। जिस तरह से आज सब जितना भी SC है, ST है, OBC है, दलित है, सब समझ चुका है कि किस तरह से आरक्षण खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और प्रियंका जी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रही हूँ, कोई बीजेपी को डिफेंड नहीं करेगा, सिर्फ सवाल आपके सामने रख रही हूँ। आरक्षण को खत्म करने की साजिश बीजेपी कर रही है, ये उनके घोषणा पत्र में कहाँ है इसका जिक्र? और दूसरा, उनके कौन से फैसले से, बीजेपी सरकार के किस फैसले से ये लग रहा है? कोई एक तथ्य रखिए जिससे लगे कि आरक्षण खत्म करने की कोशिश है। OBC आरक्षण में मुस्लिमों का स्थान बना देना, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, केंद्र में भी कोशिश हुई थी 2011 में, वो तो तथ्य है, सामने है। अदालत ने रोक दिया, हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश में रोका, कर्नाटका में लग गया, और सुप्रीम कोर्ट ने देश में रोका था, ये तो तथ्य है। लेकिन बीजेपी ने आरक्षण को खत्म करने का कौन सा फैसला लिया, आप बता दीजिए। अच्छा आप बताइए कि 69,000 शिक्षक भर्ती तो उत्तर प्रदेश की है, क्यों आरक्षण को खत्म करने का फैसला बताइए ना, कौन सा ऐसा फैसला जिससे आरक्षण खत्म होता दिख रहा? नौकरी नहीं मिली तो जो जनरल को नहीं मिली, OBC को नहीं मिली, SC को नहीं मिली, ST को नहीं मिली, वो किसी को नहीं मिली। लेकिन कहाँ है कि जनरल को मिल गई और OBC को नहीं मिली? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं सरकारी नौकरियों का जिक्र किया गया है, और आरक्षण कहाँ दे देंगे आप ये बताइए? एजुकेशन में आप देंगे, एजुकेशन की बात बताइए कितना आरक्षण? ठीक है, वो नहीं दे पा रही, बताइए। प्रियंका जी को पूरी एक लिस्ट दे दूंगा पश्चिम बंगाल की, जिसमें 34 में से 32 पद मुसलमानों को ही दिया गया था सब इंस्पेक्टर के, वो लिस्ट प्रियंका जी को दे दूंगा मैं। की बात की है, देखिए ऐसा है प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। प्रियंका जी सुन लीजिए बहन, सुन लीजिए। प्रियंका जी संजय जी को सुन लीजिए। अरे आप मेरी बात तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको हर समय हर डिबेट में मुंह बंद कर देता हूं। थोड़ा सुन लीजिए। इन्होंने बोला सरकारी नौकरी, इस देश की पॉपुलेशन तकरीबन 142 करोड़ है, सरकारी नौकरी सिर्फ 4 करोड़ है। उत्तर प्रदेश में अगर सरकारी नौकरी की बात करें 18 लाख नौकरियां हैं। अरे सर मैडम सुन तो ले, भागने क्यों लगती हैं? भागने मत, भागिए मत। आपके मैनिफेस्टो में लिखा है 30 लाख नौकरी। ये बताइए 142 करोड़ की जनता में 30 लाख नौकरी की कीमत क्या होती है? आपको बताते हैं इस 14 के बाद क्या रिफॉर्म हुआ है। भाई 1,75,000 स्टार्टअप के रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 1 लाख एक्टिव स्टार्टअप है। ये बताते हैं डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड जानते हैं कितना? 44 लाख करोड़ हो गया, जो 1,57,000 करोड़ होता था। हम 5वीं इकोनॉमी बन गए, जो 10वीं इकोनॉमी होते थे। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 हो चुके, कार मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 5 हो चुके। तो डेवलपमेंट की बातें करेंगी तो मैं आंकड़ों के साथ रखूंगा। आपके पास आंकड़े नहीं है, आप रिजर्वेशन की बात करती हैं। आपने बताइए कि राजीव गांधी जी ने सितंबर 1990 में क्यों बोला था सदन में कि ये मंडल कमीशन नहीं लागू करेंगे? बताइए क्यों बोला था? आपके पास आंसर है प्रियंका जी? नहीं आंसर है। ठीक है, यहाँ पर इसे रोकते हैं, आगे बढ़ते यहाँ पर इसको रोकते हैं। अर्बन नक्सल का जिक्र प्रधानमंत्री ने फिर किया है और बार बार कह रहे हैं कि अर्बन नक्सल सोच है वो हावी होती दिख रही है कांग्रेस पर। बतौर एक राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार, प्रभात जी आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, देखिए जिस तरीके से मैं आपसे एक बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि देखिए कांग्रेस को अपने उस अतीत पे झांक के देखना पड़ेगा। जैसे अभी हमारे संजय जी बता रहे थे, और प्रियंका तो कभी मानेंगी नहीं। अरे आप सत्ता से बाहर जब आप गई तो आपको एक नई आइडियोलॉजी के साथ इस देश में आना चाहिए था। देश बदल रहा है, राजनीति बदल रही है। अब जनता आपको इस रूप में देखना चाहती है। अगर आप सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं कि आप जनता के लिए क्या काम करेंगे,
कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन बार बार वही झूठ कि भाजपा भ्रम फैलाती है और आप पत्रकारों को भाजपा का प्रवक्ता कहने लगते हैं। अरे भाई, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। प्रियंका जी, आप इस पे सुधार कीजिए। अरे आप लोग नई चीज लाइए, जनता के बीच जाइए। अभी 5 फेस है, अभी 2 फेस है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप 5 फेस है अभी आपके सामने। और अगर ठीक है सर, आपके पास लौटूंगी, आपके पास लौटूंगी। फराज किदवई कुछ कह रहे हैं, बोलना है तो बोलते रहिए। फराज किदवई कुछ कहना चाहते हैं। फराज जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है क्या? मैं समय मांग रहा हूँ आपसे बहुत देर से, मेरी बात नहीं। ठीक है आलोक जी, मैं लौटूंगी आपके पास। फराज किदवई बहुत देर से कुछ उन्होंने कहा नहीं है, वो कुछ कहना चाहते हैं। फराज किदवई। पानी पीने की जरूरत है और पानी पीजिए प्लीज। मेनका जी, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आप डिबेट में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी से समर्थित 4-5 लोग एक महिला से किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं और उसमें फराज किदवई, एक मिनट, आप दोनों शांत रहिए। फराज किदवई, मैं भी महिला हूं, महिला कार्ड यहां ना खेला जाए, ठीक है? यहां पर प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं, ना कि एक महिला के तौर पर बैठी हैं। और दूसरी बात, आप भी यहां मौजूद हैं, आपको भी मौका दिया जा रहा है। जब सवाल कांग्रेस से है तो हमें प्रियंका जी के सामने रखना पड़ेगा। और रही बात कि कौन बीजेपी समर्थित है, कौन समर्थित नहीं है, यह सर्टिफिकेट देना बार बार आप लोग बंद कीजिए। बात तथ्यों की हो रही है। अगर तथ्य ना हो, अगर तथ्य गलत हो, आप बोलिए ये तथ्य गलत है, आप गलत बोल रहे हैं। अगर तथ्य सही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो किसका समर्थक है और किसका समर्थक नहीं है? तो ये सर्टिफिकेट, आपका ये सर्टिफिकेट जनता ने नकारा है, बार बार नकारा है, तो कृपया करके बंद कर दीजिए ये काम। सवालों का जवाब दीजिए, तथ्यों को रखिए अगर आपके पास है तो। फराज जी। मैं तथ्य ये रख रहा हूं कि इसी पैनल में एक साहब ने कहा कि मैं प्रियंका जी का मुंह बंद कर देता हूं, जिस पर मुझे आपत्ति है। आपको ना होगी कोई बात नहीं। अब आइए तथ्यों पर। आंकड़े यहां पर रखे गए। इंडियन एक्सप्रेस की 15 जनवरी 2024 की खबर है। आपको पता है कि पिछले 5 साल में जो कृषि का बजट था वो 1.24 ट्रिलियन रुपीस इस भ्रष्टाचारी सरकार ने सरेंडर कर दिया। और सुनिए, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो 0.8% ऑफ द जीडीपी, कौन से आरोप लगे हैं जिसके खिलाफ आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी सरकार है? आलोक जी पहले सुन लेते फिर आप जवाब दीजिएगा। फराज जी जल्दी बोलिएगा। क्या है, वैसे डिबेट को मत हाईजैक करिए आप। मैं चुपचाप इतनी देर से बैठा हुआ था। आप देखिए कि ये मेनका जी, ये जो सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है और ये मजदूर विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो ये तुरंत हिंदू मुस्लिम और ध्रुवीकरण करने लगते हैं। आपको मैंने बताया कि पिछले 5 साल में 1.24 ट्रिलियन रुपीस का इन्होंने बजट सरेंडर कर दिया और 2022-23 में इन्होंने कितना बजट सरेंडर कर दिया था, गूगल कर लीजिएगा, मेरे सामने आंकड़ा लिखा हुआ है। दूसरी बात, फर्टिलाइजर सब्सिडी जो यूपीए 2 के टाइम पे 0.8% ऑफ द जीडीपी हुआ करती थी, वो ये घटा करके इन्होंने 0.5% ऑफ द जीडीपी कर दी। और एग्रीकल्चरल एक्सपेंडिचर जो एनडीए 2 का ही हुआ करता था, इन्हीं की सरकार का हुआ करता था, कितना 0.8% ऑफ द जीडीपी, वो इन्होंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में घटा करके 0.5% ऑफ द जीडीपी कर दिया है। और आंकड़े सुनिए आप, पीरियोडिक, मेनका जी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का आंकड़ा है, मेरा नहीं है, कि खेतिहर मजदूर का पिछले 9 साल में जो वेज रेट है वो पता है कितना बढ़ा है? 0.9% से। वेज रेट नॉन खेतिहर मजदूर का पता है कितना बढ़ा है? 0.3%। तो आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार किसानों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, उद्योगों के खिलाफ है। मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया, अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का काम किया है और इसीलिए हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। आलोक जी जवाब दीजिए। बिल्कुल। 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार गई थी, हमारा जो है स्थान था 11वां स्थान था विश्व में, और 10 साल तक कांग्रेस की सरकार में वो स्थान 11वां बरकरार रहा। मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में हम अर्थव्यवस्था को 5वें बड़े स्थान पर ले पाए। आज $600 बिलियन से अधिक जो है हमारा फॉरेन रिजर्व है। निर्यात हम $775 बिलियन का इस समय कर रहे हैं। डिफेंस प्रोडक्शन हमारा 1 लाख करोड़ से ऊपर बढ़ गया है। एफडीआई डबल हो चुकी है। ईपीएफओ का आंकड़ा है कि हम 18 करोड़ रोजगार पिछले 10 सालों में हमने दिया है। स्टार्टअप हमने 1,20,000, हम विश्व में 3रे स्थान पे स्टार्टअप में इकोसिस्टम में फिट है। 128 यूनिकॉर्न है। एक यूनिकॉर्न का मतलब होता है $1 बिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है देश में। 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है आज भारत का। 5वीं बड़ी शक्ति है हमारा सोलर एनर्जी में। 4था स्थान है हमारा ग्रीन एनर्जी में। 2रा स्थान है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, आप बहुत लंबी लिस्ट आप लेकर बैठे हैं। ठीक है, आप बहुत लंबी लिस्ट लेकर बैठे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं मान रहे। उनका कहना है कि आपने कोई काम नहीं किया और इसलिए हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यहां हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी
कि उड़ीसा सरकार को लेकर जो सवाल के जवाब में दिए हैं उन्होंने, उड़ीसा सरकार पर जो बात कही है उन्होंने बीजेडी सरकार को लेकर, उस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद।